रहमान रहीम। आज हम फार्माकोलॉजी का थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे। ठीक है कि ड्रग्स यूज इन द ऑप्थेल्मिक एंड द ईएनटी डिसऑर्डर। कि ऑप्थेल्मिक कहते हैं आँख के जो मसले होते हैं उसके लिए, या ईएनटी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे आई नोज एंड थ्रोट, इनके डिसऑर्डर्स के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव है इसके कुछ, इसमें हम देखेंगे कि भाई रिव्यू करेंगे कि जो हमारा ओकुलर स्ट्रक्चर है आंख का उसको रिव्यू करेंगे दोबारा से, और वो उसमें कौन कौन से ड्रग्स असरअंदाज होती है वो पढ़ेंगे। ईएनटी की जो डिसऑर्डर्स होती है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज के ड्रग्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरीके से ड्रॉप्स इस्तेमाल करना चाहिए उसका मेथड वगैरह हम सीखेंगे। और ये सारी चीज़ें उसकी किस तरह केयर होगा, कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये एनाटमी ऑफ आई है, आई की एनाटमी, ये पूरा एनाटमिकल स्ट्रक्चर है आई का। ठीक है, ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये कॉर्निया है सबसे, फिर आयरस हो गया जो हमारे प्यूपल के अंदर सराउंडिंग में ये कलर पोर्शन होता है ना प्यूपल, इसको हम आयरस कहलाया जाता है। प्यूपल हो गए, प्यूपल के सराउंडिंग में जो जगह होती है जहाँ पर ये कलर पोर्शन होता है इसको हम आयरस कहलाए जाते हैं। प्यूपल हो गए, और एक्विस ह्यूमर की प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व जब हमारा डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, नज़र भी चली जा सकती है। अच्छा, रूट बताए जा रहे हैं कि रूट ऑफ द ओकुलर ड्रग्स डिलीवरी, आँख के लिए जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके से और कौन से रूट से दी जाती है। तो दो तरीक़ों से आँख के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लोकली एक सिस्टमिकली। लोकली की अगर हम बात करते हैं, लोकली को हम टॉपिकल भी कहते हैं। लोकली हम किस तरह ड्रग इस्तेमाल करते हैं आँख के लिए, आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं आई के अंदर, या आई ये पेरी ओकुलर या इंट्राओकुलर स्पेस में। प्री ओकुलर स्पेस क्या होता है, ये हमारे जो आँख की जो सराउंडिंग एरिया जैसे आई लैशेज़ हो गए, आईलाइड्स हो गए, या टीयर डक वगैरह हो गए, इनमें जब इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है तो इसको हम क्या कहलाए जाते हैं, प्री ओकुलर स्पेस कहलाए जाते हैं। यहाँ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इंट्राओकुलर जो आँख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये इंट्राओकुलर कहलाई जाती है। और ये सारी की सारी किस्में आती है लोकली रूट में। और सिस्टमिकल में दो चीज़ें आती है, ओरली आँख के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करो या इंटरवेनसली कोई मेडिसिन इस्तेमाल करो आँख के लिए, उसमें इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, ये रूट बताया, ये ड्रग्स की पेनिट्रेशन कहते हैं कि ड्रग्स हमारी आंख में किस तरह पेनिट्रेट होती है। पेनिट्रेट का मतलब अंदर जाना, सुराख किस तरह अंदर जाती है, पेनिट्रेट करती है। तो ये प्री कॉर्नियल स्पेस, ये पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि अब प्री कॉर्नियल स्पेस में जब हम दवाई डालते हैं तो वो फिर कॉर्निया में चली जाती है, कॉर्निया से अब्जॉर्ब, कॉर्निया के अंदर फिर ऑब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब अंदर फिर चली जाती है, इंटरनल सेगमेंटेड की तरफ चली जाती है, इंटरनल सेगमेंट से फिर एक्वस ह्यूमर की तरफ चली जाती है। एक्वस ह्यूमर क्या है, बेसिकली ये एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो सेलुलरी बॉडीज इसको प्रोड्यूस करवाती है। और ये क्या कहता है, ये हमारे जो आंख के जो टिश्यू वगैरह उसको न्यूट्रेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है, या उसको ऑक्सीजन वगैरह भी प्रोवाइड करवाता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द मेडिकेशन टू पेनिट्रेट द कॉर्निया, ये उन फैक्टर के बारे में वो कहते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो कितने टाइम में कॉर्निया के अंदर ड्रॉप्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसके टाइम पीरियड को बताया जा रहा है कि कौन से ड्रग्स कितने टाइम में किस तरह एब्जॉर्ब होते हैं या पेनिट्रेट करते हैं कॉर्निया में। कहते हैं अगर ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ड्रग्स कंसंट्रेशन, एक ड्रग उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा कोर्निया में, जिसकी कम होगी वो टाइम लगेगा और कोर्निया में ऑब्जर्व होने के लिए। विस्कोसिटी, अब बाज़ ड्रग्स होते हैं जिसके वो गाढ़ा होते हैं, वो जैसे ट्यूब वगैरह, तो उसको क्या होगा, वो टाइम लेंगे डिज़ोल्व होने में, उसकी विस्कोसिटी गाढ़ा होती है। और लिपिड एंड वाटर सोल्यूबल, कुछ हमारी आंख के अंदर कुछ लिपिड एंड वाटर सोल्यूबल लेयर्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, लेयर्स होती हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसे जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और कुछ लिपिड होते हैं तो वो लिपिड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। पीएच भी बहुत ज़्यादा मैटर रखती है मेडिकेशन की। किसी बाज़ ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी पीएच ज़्यादा होती है तो उस ज़्यादा पीएच में जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। बाज़ ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी पीएच कम होती है, वो उस कंडीशन में जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। ये डिपेंड अपॉन ड्रग्स होती है। जैसे सर्फेक्टेंट हो गए, रिफ्लेक्स टीयरिंग एंड प्रिजर्वेटिव। रिफ्लेक्स टीयरिंग की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स टीयरिंग किसे कहते हैं, अब बाजू का तो आप लोगों ने देखा हमारे आँख में कचरा वगैरह चला जाता है तो हमारे आँख से एकदम आंसू वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, वो कचरा वगैरह बाहर निकल जाता है। बाज़ ड्रग्स ऐसी होती है कि वो क्या करती है, रिफ्लेक्स टीयरिंग भी करवाती है। तो हमने इस जैसे ड्रग्स को नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना जो ज़्यादा रिफ्लेक्स टीयरिंग करवाती है।
मतलब अगर ज़्यादा रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, ज़्यादा आंसू निकलेंगे उस ड्रग्स की वजह से, तो वो दवाई भी सारी बाहर आ जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। प्रिजर्वेटिव वो दवाई जो ओरली इस्तेमाल करते हैं वो आंखों के लिए प्रिजर्वेटिव। फॉर्म्स की बात करते हैं, दवाई कौन कौन सी फॉर्म में आंख के लिए इस्तेमाल की जाती है? सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ऑइंटमेंट एंड जेल के फॉर्म में। सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन मोस्टली जो यूज़ की जाती है सोल्यूशन की फॉर्म में आंख के लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। सोल्यूशन के फ़ायदे क्या होते हैं? ईज़िली इंस्टेल्ड मतलब ईज़िली आराम से डाला जा सकता है आँख के अंदर। ये हमारे विज़न पे इतना इंटरफेयर नहीं करती, विज़न डिस्टर्ब नहीं होती इसकी वजह से इतना ज़्यादा, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन वो भी कम होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये शॉर्ट और कलर कंटेंट, मतलब ये जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। इम्प्रिसाइज एंड इनकंसिस्टेंट डिलीवरी, बाज़ औक़ात इस होते हैं गलत तरीके, इम्प्रिसाइज मतलब गलत तरीके से, इसके गलत तरीके से भी कोई ड्रॉप डाल लेते हैं, या ड्रॉप्स के जो आगे नोक होती है वो हमारे आईलाइट्स के साथ टच कर लेते हैं, तो ये टच नहीं करना चाहिए। या एक ड्रॉप्स डालना है उसकी बजाय उसने 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए, तो ये गलत तरीके से भी जा सकती है। फ्रिक्वेंट कंटेमिनेशन, मैंने वही फ्रिक्वेंट कंटेमिनेशन बताया कि ड्रॉप्स कंटेमिनेशन भी हो सकती है, कि जैसे हम आंख में ड्रॉप्स डाले, वो हमारे पहले पलकों पर लग गई, वहाँ से फिर आंख में चली गई अंदर, तो वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, अगर पलकों पर कोई जरासीम वगैरह हो, तो ये डिसएडवांटेजेस है इसके। सस्पेंशन की बात है, मस्ट बी री सस्पेंडेड बाय द शेकिंग टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डोज ऑफ ड्रग्स। कहते हैं जब भी आपने ये सस्पेंशन वगैरह या ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं, तो पहले आपने शेक वगैरह करने हैं अच्छी तरह से, फिर जितना डोज बताया गया उतने डोज आपने इस्तेमाल करना है। ऑइंटमेंट की बात आ गई, तो ये आपको बताया भी जा रही है ऑइंटमेंट की बात आ गई, जैसे ट्यूब वगैरह हो गए। ये ऑइंटमेंट है, ये पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल से मिलकर बने होते हैं। इंक्रीज द कॉन्टेक्ट टाइम, इसका जो कॉन्टेक्ट टाइम है आंख के साथ वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये गाढ़े होते हैं तो डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, तो कॉन्टेक्ट टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, और इसकी वजह से हमारा जो विजन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोने में पड़े रहते हैं तो टाइम लगता है इसको डिज़ोल्व होने में। जेल की बात की, पॉलीमर बेस एंड एक्वस जेल, ड्रग्स रिलीज occur by the diffusion and by erosion of the gel surface। ये कहते हैं भाई ये जो जेल है वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं? ये डिफ्यूजन के थ्रू हमारे, पहले देखो डिफ्यूजन किसे कहते हैं? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन। ये हम अगर आंख पे डालते हैं तो पहले अगर जिस जगह पे डालें तो वहाँ पर ज़्यादा होगा, वहाँ से कहाँ जाएगा? हमारे आँख में जहाँ पर कम होगा लोअर कंसनट्रेशन। तो जैसे हम इसको आंख पे डालेंगे तो डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज़ के थ्रू पे हमारे आंख के अंदर डिज़ोल्व होगा, डिफ्यूजन के थ्रू हमारे आंख में चला जाता है। ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, हमारे आंख पे ज़्यादा पड़ा होगा हायर कंसनट्रेशन में, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, ऐसा ऐसा वो लोअर अंदर आंख की अंदर की तरफ जाएगा। जेल की बताया जा रही है। ड्रग्स फॉर द आई डिसऑर्डर्स, अभी ये बताया जा रहा है कि आई डिसऑर्डर्स के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के जो मेडिसिन आते हैं, इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? दीज एजेंट आर द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा। ये ड्रग्स जो होती है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये ग्लूकोमा अगर किसी को, तो पहले ड्रग्स ये इस्तेमाल की जाती है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक ग्रुप ऑफ आई डिजीज़ होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है या डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा नज़र हमें नहीं आता प्रॉपरली, नज़र लॉस हो जाता है, विजन लॉस हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम ग्लूकोमा कहते हैं। और ऑप्टिक नर्व्स क्यों डैमेज होता है? वो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से। इंट्राओकुलर प्रेशर क्यों होता है? वो एक्वस ह्यूमर की वजह से होता है। अभी आगे बढ़ाता हूँ। कहते दीज ड्रग्स ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर इन द सेलुलरी बॉडी। हमारी आंख के अंदर सेलुलरी बॉडी होती है, जैसे हम ये ड्रग्स डालते हैं आंख के अंदर, तो ये जाके हमारी सेलुलरी जो बॉडी के ऊपर रिसेप्टर होते हैं बीटा के, उनको ब्लॉक कर देती है। जैसे सेलुलरी बॉडी के अंदर बीटा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, तो उसके अंदर एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है, इसकी प्रोडक्शन कम होगी। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो इसके ज़्यादा आंख के अंदर ये फ्लूइड प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, तो इसकी वजह से जो हमारा आंख का इंटरनल ओकुलर प्रेशर होता है आईओपी, वो क्या हो जाएगा? वो भी डिक्रीज़ होगा। मैंने आपको बताया था कि सेलुलरी बॉडी जो होती है हमारा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करवाती है। जब सेलुलरी बॉडी के ऊपर बीटा सेल ब्लॉक हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन नहीं होगी और इंटरनल ओकुलर प्रेशर भी कम हो जाएगा। जब इंटर ओकुलर प्रेशर कम होगा तो वो मज़ीद आंख की जो ऑप्टिक नर्व उसको कंप्रेस नहीं करेगा। तो इसलिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दी जाती है ग्लूकोमा के लिए,
ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दी जाती है। बीटा इसका जो एग्जाम्पल आ जाता है बीटा जोलोल और टाइमलोल के नाम से जो ड्रग्स आती है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होती है। साइड इफेक्ट क्या है? सिस्टमिक इफेक्ट, ब्रेडिकार्डिया करा सकती है, हार्ट ब्लॉक एंड ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन वगैरह करवा सकती है। लोकल इफेक्ट, ब्लर विजन, ड्राई आइज एंड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया कहते हैं जब आंख पे जो लाइट पड़ती है वो उसकी वजह से जब आंख को तकलीफ होती है उसको फोटोफोबिया कहलाया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, साइनस ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, और एवोवेंट्रिकुलर आर्टरीवेंट्रिकुलर ब्लॉक किसी का हो तो उनको भी नहीं दे सकते, या COPD के पेशेंट को नहीं दे सकते, COPD जिसे कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट को भी हम ये नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आगे एड्रेनर्जिक एजेंट की बात की, उस ड्रग्स की बात आ रही है। अच्छा, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दीज ड्रग्स डिक्रीज द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द रेसिस्टेंस टू द एक्वस आउटफ्लो। ये ड्रग जैसे हम कहा देते हैं सबसे पहले जो एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन हो रही थी, शरीर बॉडी जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करा रही थी, ये सबसे पहले उस एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को रोक देती है, और उसके साथ साथ जो एक्वस ह्यूमर हमारे आंख से बाहर नहीं निकल रहा था जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा था, तो उसकी जो रेसिस्टेंस हो रही जिस वजह से वो आंख से बाहर नहीं निकल रहा था, रेसिस्टेंस आ रही थी, तो उस रेसिस्टेंस को भी ख़त्म कर देता है। जो इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा फ्लूइड एक्वस ह्यूमर आंख के अंदर है तो वो इजीली बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम हो जाता है। और उसके साथ रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये बेसिकली एक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? ये बेसिकली एक सब्सटेंस होते हैं। ये जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर इस सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, सब्सटेंस जो तैयार होते हैं, इनको भी रोक देते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंस क्या करते हैं, ये भी एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के लिए ज़रूर होते हैं, इसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं, ड्रग्स जो होते हैं, वो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन को भी रोक देते हैं कि मज़ीद एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ना हो और इंट्राओकुलर प्रेशर मज़ीद ना बढ़े। अच्छा, ये एग्जांपल दी गई है, आप लोग देख लेना, ये इसी भी दोबारा इसी बारे में बताया गई ये एक मैकेनिज्म, इस पूरा मैकेनिज्म यही है, इसके बारे में एग्जांपल दी गई है। अच्छा, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इस एड्रेनर्जिक जो एजेंट है या जो ड्रग्स है? माइल्ड रिएक्शन इंक्लूड हेडेक वगैरह हो सकता है, ब्रो एचेज वगैरह हो सकते हैं, ब्लड विजन, ऑकुलर इरिटेशन वगैरह हो सकती है। सिस्टमिक ऑब्जर्प्शन कैन बी लीड टू ट्रकिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। सिस्टमिक दें और ये एब्जॉर्ब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम सिस्टमिकली मतलब ओरली दें या IV को ड्रग्स दें उसकी वजह से क्या होता है, ट्रकिकार्डिया और हाइपरटेंशन हो सकती है। और क्यूशन इन अ पेशेंट विद द हाइपरटेंशन और डिसरिथमिया और हाइपरटेंशन के पेशेंट को हम अगर देंगे तो बड़े ख्याल से देंगे, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इनक्लोज एंगल ग्लूकोमा बिकॉज it contract the radial and muscles of the iris leading to the mydriasis। अच्छा, ये mydriasis जो होते हैं, जब पीपल डायलेट हो जाते हैं इस कंडीशन को mydriasis कहलाई जाती है। तो ये जो ड्रग्स होती है ये हम ग्लूकोमा के पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स क्या कर देती है, हमारे जो आयरस के रेडियल मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जैसे हमें आयरस होता है, इसके जो रेडियल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा जो पीपल होगा वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। इस पीपल की डायलेशन को हम क्या कहते हैं, माइड्रिएसिस कहलाया जाता है। तो इस कंडीशन में भी हम ये बिल्कुल नहीं देते हैं, ये जो एड्रेनर्जिक एजेंट है ये नहीं देते। ये जहन में रखना, ये वर्ड्स कि पीपल डायलेशन को हम क्या कहते हैं। कोलिनर्जिक एजेंट की अगर हम बात करते हैं, दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर इन द आई। हमारी आई के अंदर कोलिनर्जिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये कोलिनर्जिक जो एजेंट होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट मतलब जो ड्रग्स होते हैं, इनका काम क्या है, ये हमारे आई के अंदर जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे वो ड्रग स्टिमुलेट हो जाते हैं, दिस ड्रग्स इज काज द मियोसिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्यूपल बाय द कंट्रक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। ये क्या करते हैं, हमारे जो सिलरी मसल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे सिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। रिसेप्टर जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे सिलरी बॉडी जो मसल्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके नतीजे में हमारा प्यूपल भी क्या हो जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, एक्वस ह्यूमर जो होता है वो आउटफ्लो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। किसके ज़रिए
कैनाल ऑफ द स्केलम, ये स्केलम एक कैनाल है, इसके ज़रिए वो एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और जिसके नतीजे में हमारा इंटर ओकुलर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो स्केलम, ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ये कैनाल, इस चीज़ के बारे में जहन में रखना है, ठीक है। ये आप ये जो चीज़ें हैं ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्प्यूटेड है कि अगर एमसीक्यूज़ आ सकता है कि भाई इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो जैसे हमारी सिरली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, पीपल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आउटफ्लो होते हैं, तो किस कैनाल के ज़रिए हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर बाहर निकलता है, तो उसको एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैनाल ऑफ द स्केलम, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल आज ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की एग्जांपल है पॉलीकार्पिन या इपोथायोफेट और फाइसोस्टिग्माइन के नाम से जो ड्रग्स आती है, ये कोलिनर्जिक एजेंट होती है, ठीक है। और ये ड्रग्स जो होती है ये सारा मैकेनिज़्म करवाती है। अच्छा, और उसके बाद ठीक है, अच्छा इसके बाद हम ये बताएं कि भाई इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है, ठीक है, और रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, डिक्रीज द विजुअल एक्टिविटी, लोकल इरिटेशन, पेन, ये सारे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इस कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से हो सकती है। ये अच्छा, ये सर्कुलर मसल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये आपको बताएं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पीपल जो होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक्वस जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, साइक्लोफिलेजिक्स या एंड माइड्राइटिक्स, ये बेसिकली ड्रग्स के नाम है, कौन कौन से ड्रग्स किस लिए इस्तेमाल की जाती है। ये साइक्लोफ्लेजिक्स जो ड्रग्स होती है दैट काज द पैरालाइज ऑफ द सिरली मसल, इन ड्रग का काम क्या है, ये ड्रग्स हमारे जो सेलरी मसल्स होते हैं ये जाके उस सेलरी मसल्स को क्या करती है, पैरालाइज कर देती है, मतलब उसको सुन कर देती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे जो सेलरी मसल्स है उसको कौन पैरालाइज करता है या सुन करता है, तो साइक्लोप्लेजिक्स के नाम से ड्रग्स आती है वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। माइड्रेटिक्स ड्रग्स क्या होती है, माइड्रेटिक्स ड्रग्स वो होती है जो हमारे पीपल को डायलेट करती है, तो ये एमसीक्यूज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पीपल को कौन डायलेट करती है, तो माइड्रेटिक्स ड्रग्स होती है तो वो हमारे पीपल को डायलेट करती है। दिस एजेंट आर यूज ऑफ प्राइमरी फैसिलिटेट द डायग्नोस एंड सर्जरी ऑफ ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर, ये जो दोनों ड्रग्स होती है ये हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आंख का कोई डिसऑर्डर उसको सर्जरी वगैरह हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो द पीपल रिमेन डायलेट एंड आई बॉल नॉट मूव, जब हमारा पीपल जो होता है वो डायलेट हो जाते हैं तो हमारा का जो आई बॉल है वो मूव नहीं होता। अच्छा, टू ड्रग्स क्लास यूज फॉर द पर्पस, ये दो किस्म के ड्रग्स होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट और एड्रेनर्जिक एजेंट। अभी एंटीकोलिनर्जिक एजेंट जो होती है ये हमारे क्या जो सेलरी मसल्स होते हैं उनको पैरालाइज करती है, और एड्रेनर्जिक एजेंट जो होती है ये हमारे पीपल को क्या करती है, डायलेट करती है। पढ़ते हैं आगे। अच्छा, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इट काज द साइक्लोप्लेजिक जो होती है ये क्या करती है, हमारे जो सेलरी मसल्स होती है उसको पैरालाइज कर देती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जैसे हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स खाते हैं तो सबसे पहले ये क्या करती है, ये ब्लॉक कर दी, मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं हमारी आंख के अंदर उसको ब्लॉक, जैसे वो ब्लॉक हो जाती है तो ये हमारे जो सर्कुलर मसल्स अराउंड द पीपल, इस पीपल के अराउंड सराउंडिंग में जो हमारे सर्कुलर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारा जो पीपल होता है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाते हैं, और पैरालाइज, और मसल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या है, हेडेक हो सकता है, आईब्रो पेन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन एंड वर्सिंग ऑफ आर नैरो एंगल ग्लूकोमा, इसकी वजह से ये भी हो सकते हैं, रिएक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, आप लोगों को आईब्रो में दर्द वगैरह भी हो सकता है, इसकी साइड इफ़ेक्ट है। यूज़ फॉर इंट्राओकुलर एग्जामिनेशन इन द इंट्राओकुलर सर्जरी, और ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये भी हम एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आंख के अंदर के एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सर्जरी वगैरह तो उसमें भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये सुन करते हैं तो उस वजह से। इसमें एट्रोपाइन आता है या स्केपेलोमाइन वगैरह, ये एग्जाम्पल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की, ठीक है। अच्छा, ये फिर बताया कि एट्रोपिन जो होते हैं वो एंटीकोलिनर्जिक होती है, पॉइजन कैन बी ट्रीट विद द
फाइसोस्टिग्माइन कोलिनर्जिक एजेंट। अच्छा, एड्रेनर्जिक एजेंट की बात करें, कोलिनर्जिक हमने पढ़ लिया। एड्रेनर्जिक एजेंट इट इज़ द माइड्रेटिक एजेंट। एड्रेनर्जिक एजेंट जो होती है माइड्रेटिक एजेंट वो एजेंट होती है जो हमारे पीपल को क्या करती है, डायलेट करती है। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा भी होगा कि हमारे पीपल को डायलेट करती है, ठीक है। जैसे एड्रेनर्जिक एजेंट का आते हैं तो स्टिमुलेट अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द रीडल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट लीड टू पीपल डायलेट। ये क्या करती है, हम जैसे हम इस ड्रग्स को आँख में डालते हैं तो ये हमारे अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पाए जाते हैं कहाँ पर, हमारे आँख के जो सराउंडिंग में रेडियल मसल्स होते हैं उस पे ये पाए जाते हैं। ये जैसे उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है, वो क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है किस चीज़ को, उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दी, जिसके नतीजे में क्या होते हैं, हमारे जो पीपल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। तो पीपल को डायलेट करने के लिए एड्रेनर्जिक ड्रग्स एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दी गई है इसके लिए, फिनाइल फिनाइल फेराइन इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज फॉर एजेंट इंड्यूस द माइड्राइसिस। माइड्राइसिस के लिए जो आंख पीपल डायलेट हो जाती है उसको माइड्राइसिस कहलाए जाते हैं, माइड्राइसिस। तो इसके लिए हम ये फिनाइल फेराइन ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। इंडिकेशन इंट्राओकुलर सर्जरी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए, या ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन या आँख की एग्जामिनेशन करने के लिए भी ड्रग इस्तेमाल करते हैं। या अच्छा, ऑप्थेल्मिक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट किसी बैक्टीरिया वगैरह हो जाए तो उसको कवर करने के लिए कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट दिए जाते हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल एजेंट हो गए टू ट्रीट द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या ब्लीफेराइटिस और द अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आँख के अंदर कोई कंजक्टिवाइटिस हो जाए, कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसके लिए हम एंटी बैक्टीरियल देते हैं, अच्छा, antibiotics are usually applied as eye drops and ointment and direct into the site of the infection on the eye। वे एंटीबायोटिक जो होती है या ड्रॉप्स के शक्ल में या ऑइंटमेंट के शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आंख में ज़ख़म हो वहाँ पर लगा दिए जाते हैं या डाल दिया जाता है। हाउएवर इफ़ अ बैक्टीरिया इन्फेक्शन इज सीवियर, बाज़ औक़ात अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है, इस ड्रॉप्स या इस ऑइंटमेंट से कवर नहीं हो रहा, तो इसके लिए फिर हम ओरली जो मेडिकेशन है वो भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। ये एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये एथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और टोब्रोमाइसिन, ये एडिक्शन आती है, फिर हम ओरली भी इसको दे देते हैं अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो तो। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं, these drugs are the prescribed to treatment of the infection of conjunctivitis, cornea and the eyelids and the anterior eyeball। अगर हमारा कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो, कॉर्निया में, आईलाइड्स में या इंटीरियर आईबॉल में, तो उसके नतीजे में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में 3 किस्म की, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग वाली आती है, ठीक है। ये पर ड्रग्स के नाम दिए, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन आ गया, कोर्टिसोन आ गया, प्रेडिनिसोलोन आ गया, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं। जो ट्राइमिसाइनोलोन और फ्लूप्रिडनिसोलोन, ये क्या हो गए, इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले ड्रग्स हो गए। लॉन्ग एक्टिंग जो लंबे टाइम के लिए इफेक्ट करते हैं, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन वगैरह आता है। शॉर्ट एक्टिंग ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मैंने ऊपर भी पढ़ाया आपको कि भाई अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो कंजक्टिवा में, ऑप्टिक या न्यूराइटिस में या कॉर्निया में या इन जगहों पर इन्फ्लेमेशन, तो इसके लिए दी जाती है। ये एनसेड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसका फुल फॉर्म है। और ये पेन को ख़त्म करने, अगर आँख में पेन वगैरह तो उसके लिए ये दी जाती है, जैसे डाइक्लोफेनिक हो गया, केटोलोरिक आगे वगैरह हो गई। और ठीक है, ये इंडिकेशन वही पेन वगैरह को ख़त्म करने के लिए दी जाती है। अच्छा, नर्सिंग केयर क्या होगा इस पेशेंट की, यूज़ फॉर द करेक्ट एंड टेक्निकल इंस्टेल। अच्छा, ये इंस्टेल आई ड्रॉप्स इन द ऑइंटमेंट टू ईच एंड क्लाइंट टू एज वेल। कहते हैं कि भाई करेक्ट तरीके से इंस्टिल ड्रॉप्स, बिल्कुल सही तरीके, इंस्टिल डालना, सही तरीके से कितने ड्रॉप्स डालने हैं उस तरीके से आप लोगों ने ड्रॉप्स डालने हैं, बिल्कुल सही तरीके से। Gently apply pressure in a container to prevent of the minimize of the absorption when the administration myotics। वही जो भी आप ऑइंटमेंट वगैरह प्रॉपर उसको एब्जॉर्ब होने देना है, ठीक है। द सम कंटेनर्स ड्रग्स में बी यूज फॉर द मल्टीपल, और बाज़ डोज हो सकते हैं जो मल्टीपल डोज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कंटेनर
कंटेनर मतलब एक ड्रॉप्स की बोतलों को तो मुख्तलिफ टाइम के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, आप लोगों ने अवॉइड करना है किस चीज़ से कि जो ड्रॉप्स होता है उसका जो एंड होता है वो आपका आई लैशेस के साथ ना लग जाए, इन्फेक्शन उसमें ना बढ़ जाए, जरासीम ना लग जाए। और इंस्ट्रक्ट टू दैट डिस्कार्ड क्लाउडी डिस्कार्ड अगर कोई सोल्यूशन ख़राब हो, गंदा हो या क्लाउडेड हो तो वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर द इन्फेक्शन आर द इन्फेक्टेड आई। जब भी अपने आई को हाथ वगैरह लगाए या कुछ हो तो अपने हैंड को वगैरह को वॉश कर लें। ड्रॉप्स वगैरह जब भी आप डालेंगे तो हैंड को वॉश करके, ठीक है, और अलग सा टॉवल इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी ये अपनी आई की जो ड्रग्स है वो कंप्लीट कर ली हैं। अभी अभी आगे पढ़ते हैं कि कान के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कान की एनाटमी है, ज़रा सी स्ट्रक्चर है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। हमारा जो एयर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया। आउटर एयर, ये यहाँ तक नज़र आ रही आउटर एयर है। फिर यहाँ से ये जो ट्यूब है ये मिडल एयर है। फिर ये इनर, यहाँ तक ये जो इनर एयर, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक्सटेंशन ट्यूब है जो हमारे पेरिंग्स जो होती है उनके साथ जो कनेक्ट हुआ होता है, ठीक है। ड्रग्स टू ट्रीट फॉर द इन्फेक्शंस, रिसीवर टाइप ऑफ ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीट एयर डिसऑर्डर इंक्लूडिंग द एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एयरवैक्स सॉफ्टनर। कहते हैं बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो कान के इन्फेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके अंदर अगर कोई कचरा वगैरह तो उसको एयरवैक्स सॉफ्टनेस खिलाई जाती है, तो उसके लिए वो भी दिया जाता है कि वो कचरा वगैरह सॉफ्ट हो जाए। एंटीबायोटिक एंटीफंगल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक एंटीफंगल की अगर हम बात करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द मिडल एयर सच एज ओटाइटिस, ओटाइटिस में बी ट्रीटेड। अच्छा, ये कहते हैं अगर हमारे ओटाइटिस मीडिया किसे कहते हैं, हमारा जो मिडल एयर है इसके अंदर कोई पस वगैरह एक्यूमुलेशन हो जाए, कोई फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेशन हो जाए जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस वगैरह आ जाए, तो उसको हम ओटाइटिस मीडिया कहलाए जाते हैं। कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक और एंटीफंगल जो होते हैं हम ओटाइटिस मीडिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरामफेनाकोल, जिंटामाइसिन और न्यूमाइसिन, ये एंटीबायोटिक और एंटीफंगल की एग्जांपल दी गई है। इसकी डोजेज बताई गई 2 से 3 ड्रॉप्स या 2 से 3 ड्रॉप्स हम डालते हैं, दिन में 4 दफ़ा डालते हैं, और कभी कभार रात को भी डालते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वही बात हो रही है कि भाई अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है। द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मोस्टली कॉमनली प्रिस्क्राइब द कोर्टिकोस्टेरॉइड एयर ड्रॉप्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी में ड्रग्स जो इस्तेमाल की जाती है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है। एयर ड्रॉप्स इन कंटेनिंग द एल्यूमिनियम एसीटेट एंड समटाइम इज ट्रीट फॉर द माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर एयर। और ये जो होती है ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, एल्युमिनियम एसीटेट से मिलकर बनी होती है, और ये हम इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो इस्तेमाल की जाती है कान के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है। अच्छा, एयरवैक्स सॉफ्टनर, वो कचरा वगैरह होते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है एयरवैक्स सॉफ्टनर कहलाई जाती है। ये प्रिस्क्राइब इज द एक्सेसिव वैक्स बिल्ड अप इन यूर एयर कैनाल, गंदा कचरा वगैरह जम जाए उसकी वजह से ये इस्तेमाल की जाती है कि वो नरम हो के बाहर वगैरह निकल जाए। जैसे डिकोसेट आ गया, ओलाइव ऑयल आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह आ गए। अदर ड्रग्स भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसकी वजह से हो क्या सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग एंड वर्टिगो कॉमन सिम्टम इनर एयर डिसऑर्डर। इनर एयर डिसऑर्डर की वजह से ये मोस्टली कॉमन हो जाता है। और बाज़ टाइम इरिटेशन होती है या बाज़ टाइम एलर्जी वगैरह होती है तो उनको इनके लिए एंटीहिस्टामिन दिए जाते हैं कि वो ख़ारिश वगैरह ना करें। एग्जांपल जैसे बीटा हिस्टाइन आ गया या हाइसाइन आ गया, ठीक है, हायोसिन आ गया। डोज यूज़ 116 mg टेबलेट या 3 टाइम्स, जो 16 mg टेबलेट फिक्सड के नाम से आती है एंटी एलर्जिक जो होती है वो 3 टाइम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट दिन रिड्यूस डोज ऑफ द 8 mg टेबलेट। और इंस्टॉलिंग एयर ड्रॉप, इंस्टॉलिंग मतलब किस तरह एयर ड्रॉप, किस तरीके से आप लोगों ने एयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करनी है पूरा तरीका बताया जा रहा है। रिव्यू द पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड टू वेरीफाई ऑफ द फिजिकल ऑर्डर। भी आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि डॉक्टर ने इसको लिखा हुआ है, तब आप लोगों ने इसको ड्रॉप इस्तेमाल करनी है। वॉश योर हैंड एंड द सिंबल ऑफ द नेसेसरी एक्वायरमेंट, अपने हाथ को साफ़ सुथरा वगैरह करना है। फिर आप इस एक्वायरमेंट को जो भी ड्रॉप्स है, ट्यूब है, ऑर्मेंट है, उसको पकड़ना है। Place the patient in supine position when the hand turn toward the infected side। अच्छा, फिर पेशेंट को बोलने कि भाई आप सुपाइन पोजीशन में लेट जाए और जिस कान में दर्द है उसको ऊपर की साइड पे ले आएँ, और जो कान सही वो उसको नीचे की साइड पे ले आएँ। और जेंटली क्लीन, पहले उसके एयर को जो साफ़ सुथरा करना है।
क्लॉथ वगैरह हो या ड्राई जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है इसके कान को। मेडिकेशन टू द ड्रॉपर, और फिर आप लोगों ने जो मेडिकेशन है उसको तरीके से उसके अंदर डालनी है, जितने ड्रॉप्स उसको बताए गए, जिस तरीके से बताए गए उस तरीके से वो ड्रॉप्स आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ठीक है। प्लेस द कॉटन बॉल, जैसे आप वो ड्रॉप्स वगैरह डाल दें तो फिर उसके कान में क्या करना है, कोई कॉटन वगैरह की रुई वगैरह रख देना कि वो बाहर वगैरह वापस दोबारा ना आ जाए। और पेशेंट को वो 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह ही लेटे रहें कि वो प्रॉपरली जो मेडिकेशन है वो एब्जॉर्ब हो जाए। आफ्टर दिस पीरियड द पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन, फिर पेशेंट को बोले कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। नर्सिंग नर्सिंग केयर क्या है पेशेंट की, भाई इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट इंसर्ट एनी फॉरिन ऑब्जेक्ट इनटू द एयर कैनल, पेशेंट को बताने कि भाई इसमें कोई तीलियाँ वगैरह कोई ऐसी चीज़ें ना माने, नहीं मारना कान के अंदर, के मज़ीद तकलीफ वगैरह ना करे, मज़ीद इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक एंड ड्रग्स एंड प्रिस्क्राइब, और पेशेंट को बताने जिस तरह ड्रग्स बताएगी ये उस तरीके से आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। We teach the client about the drugs, expect effect and side effect, and when they notify of the healthcare worker, और उनको बताने की भी इसकी वजह से आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टीच द क्लाइंट टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ द मेडिकेशन, पेशेंट को बताने के भाई जितना कोर्स जितने टाइम के लिए बताया गया है आप लोगों ने इतने टाइम में इसको इस्तेमाल करना है। If the client prone of the otitis after the swimming and the in the warm weather, we instruct to keep air and canal dry। अच्छा जब भी आप लोगों ने नहाना है या स्विमिंग वगैरह करनी है तो कान के अंदर रुई वगैरह लाजमी रखना, कान के अंदर रुई वगैरह लाजमी रखना कि पानी वगैरह कान के अंदर ना चला जाए। और इंस्ट्रक्ट द थिकनेस ऑफ द एयर ड्रॉप्स इंस्टॉलेशन बताने कि भाई किस तरीके से आपने एयर ड्रॉप्स डालने हैं। ड्रग्स फॉर नोज, नाक के लिए कौन सी ड्रग, एंटी हिस्टामिन जो होती है वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है। ठीक है, जो हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कहलाई जाती है। अब पढ़ते हैं, विद दीज ड्रग्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, ट्रीट द कंजक्शन एंड रेनी नोज एंड ईचिंग व्हेन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एलर्जिक अटैक इन्फेक्शन। अगर किसी ये क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा है जिसको एलर्जी वगैरह हुई हो और उसकी वजह से उसका रेनी नोज़ हो, नाक बह रहा हो, इचिंग वगैरह हो या नाक बंद हो, कंजक्शन हो, तो उस पेशेंट को हम एंटीहिस्टामिन देते हैं। तो एंटीहिस्टामिन जैसे खा लेते वो एंटीहिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, तो फिर उसका ये जो एलर्जी वाला जो भी इसको नाक कंजक्शन, नोज, रेनी नोज़ वगैरह, तो ये सारे क्या हो जाती है, रुक जाती है। अच्छा, एंटीहिस्टामिन कम इन डिफरेंट फॉर्म, एंटीहिस्टामिन जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म में आती है, कैप्सूल फॉर्म में भी आती है, टेबलेट फॉर्म में भी आती है, लिक्विड आई ड्रॉप्स और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। ठीक है, एग्जांपल सेट्राजीन, रोटाडिन, ये टेबलेट वगैरह है, सिरप में भी आ सकती है इसमें। ठीक है। अच्छा, डोज की बात बता रहे हैं, सेट्राजीन जो होती है 10 mg टेक वंस अ डे, सेट्राजीन होती है 10 mg की आती है, दिन में एक दफ़ा खानी होगी। और बिनड्रल जो होती है 25 mg में आती है, कैप्सूल में आती है, तो 1 से 2 आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट, ड्राउनेस, ड्राई माउथ, थ्रोट डिजनेस, हेडेक, अपसेट स्टमक एंड थिकनिंग ऑफ म्यूकस, ये भी हो सकता है। थिकनिंग ऑफ म्यूकस क्यों हो सकता है, क्योंकि वो रुक जाते हैं, नोज़ी और जो रेनी नोज़ जो होती है कंजेशन थोड़ा रुक जाते हैं तो वो थिकनेस हो जाते हैं म्यूकस। डी कंजेस्टेंट क्या होती है, जो कंजेशन होती है, जो हमारा नाक बंद हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए डी कंजेस्टेंट दी जाती है। मेन ऑक्शन ऑफ द स्टिमुलेटर, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का मेन काम क्या है, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है। जैसे वो स्टिमुलेट हो जाता है वो क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्ट या ब्लड वेसल को क्या करता है, नैरो कर देता है। और दे डिक्रीज स्वेलिंग इन्फ्लेमेटरी, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, सूजन को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। जब सूजन वगैरह कम हो जाती है तो एयर फ्लू जो होता है वो ईजिली पास हो रहा होता है, और जो म्यूकस जो होते हैं वो निकल बाहर की तरफ निकलना, खारिज होना शुरू हो जाता है। डीकंजेशन जो ड्रग्स होती है ये बेसिकली हमारे जो अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होती है उसको स्टिमुलेट करें। जैसे वो स्टिमुलेट हो जाता है तो वो हमारे वेसल्स को भी कंट्रैक्ट कर देता है, उसके साथ साथ जो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी कम कर देता है। और जो एयर होती है, जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो एयर इजीली पास होगा, सांस लेने में आसानी होगी, और जो म्यूकस वगैरह होता है उसको भी बाहर निकाल देता है इन डीकंजेस्टेंट जो ड्रग्स होते हैं। डीकंजेस्टेंट आर टिपिकली एंड यूज फॉर द कंडीशन एसोसिएटेड विद द नेजल एंड आई कंजेशन, उसके लिए इस्तेमाल जैसे कोल्ड एंड फीवर, नाइटिस एंड साइनसाइटिस।
और द एलर्जिक इनके लिए इस्तेमाल की जाती है। साइनसाइटिस कहते हैं, साइनस जो होते हैं हमारे उसके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। एग्जांपल ऑफ द, ये एग्जांपल दी गई है जैसे फिसोडो फेड्राइन के नाम से आ गए, फिनाइलफेराइन के नाम से ये ड्रग्स आती है। ये इसकी डोजेज दी गई है 30 से 60 mg ओरली आप 4 to 6 आवर दे सकते हैं। और बच्चों में आप ये 30 mg ओरली एवरी 4 आवर to 6 आवर दे सकते हैं इस तरह। और साइड इफ़ेक्ट इसकी बात अगर कन्फ्यूजन हो सकता है, हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग एंड डिज़नेस, ये सारी चीज़ें हो सकता है। हेलुसिनेशन वगैरह भी हो सकता है। अच्छा, इंस्टॉलेशन ऑफ नोज़ ड्रॉप्स की बात करें भाई, नोज़ ड्रॉप्स एंड द सस्पेंशन शेक फॉर द बोतल बिफोर द ड्रॉप्स। वही बात है कि भाई आप लोगों ने ड्रॉप्स को पहले हिलाना है, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को लेटा देना है, और जितने ड्रॉप्स उसको डालने हैं उतने ड्रॉप्स जिस तरह प्रिस्क्राइब किए गए उस तरह प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ड्रॉप्स आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। और जब भी आप इस्तेमाल करें तो पहले और बाद में फिर अपने हैंड को वॉश कर देना। ये सारा तरीका इसमें बताया गया है। ठीक है, अभी थायराइड की बात आ गई, थ्रोट की बात करें, ड्रग्स फॉर द थ्रोट, एंटीट्यूसिव ड्रग्स। एंटीट्यूसिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो खांसी वगैरह को ख़त्म करने के लिए दी जाती है, कोल्ड को ख़त्म करने के लिए दी जाती है, उनको एंटीट्यूसिव ड्रग्स कहलाए जाते हैं। ये भी हम थ्रोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस ड्रग्स आर सप्रेस द कफिंग। ये एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो होती है हमारे कफ को रोक देती है। कैसे रोकती है? बाय द रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द कफ सेंटर इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर एक कफ सेंटर होता है जो स्टिमुलेट होता है, तो फिर वो खांसी उसकी वजह से होती है। ये ड्रग्स जो होती है जाके उस जो ब्रेन के अंदर जो कफ सेंटर है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से फिर हमें खांसी वगैरह नहीं होती। जब वो सेंटर ही ब्लॉक हो जाएगा तो वो स्टिमुलेशन नहीं भेजेगा, स्टिमुलेट ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो खांसी वगैरह क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सिंपल सी मिसाल, एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो होती है वो हमारी खांसी को रोकती है। एंटीट्यूसिव ड्रग्स एजेंट आर रिलीफ फॉर ड्राई कफ। ठीक है, और एग्जांपल ऑफ द क्यूडीन के नाम से आती है ये, और फेलोकोडाइन और नोस के इतने मुश्किल मुश्किल नाम है इसके। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के नाम से भी ये ड्रग्स आती है। ये एंटीट्यूसिव ड्रग्स जो होती है इसका डोज बताया गया है। ठीक है, और इसकी साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, ड्राउनेस वगैरह हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ब्लड विजन वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग्स होती है जो हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर जो सिक्रीशन वगैरह होती है उसको लिकोफाई करके वो बाहर निकालती है। विद दिस एजेंट आर ओरली एंड लिकोफाई दिस रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड फॉर द एयर देयर इज रिमूव। हमारे रेस्पिरेटरी के अंदर जो सिक्रीशन होती है उसको बिल्कुल पतला कर देती है, लिकोफाई कर देती है और उसको बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से हम सांस लेने में हमें ईजी फील होता है। टेम्परेरी रिलीव बाई कफ, जिसकी वजह से खांसी वगैरह भी हमें आराम हो जाता है और ब्रोंकल इरिटेशन भी उसकी वजह से नहीं होता। एग्जाम्पल है इस ड्रग्स की जो होती है पोटाशियम वगैरह हो गई या अमोनियम साल्ट वगैरह हो गई, ये एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स होती है। ठीक है, ये फिर इसका डोज वगैरह बताया गया है, ये आप लोग देख लेना, इस लिखा हुआ है। और साइड इफ़ेक्ट इसके डिजीनेस वगैरह हो सकती है, ड्राउनेस वगैरह हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो यूनिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। और कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।